हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के सेशन में। तो आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू एथिक्स, या जिसे हम GS4 कहते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं पेपर है फ्रॉम UPSC पर्सपेक्टिव, क्योंकि इसमें मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको आपकी डिज़ायर्ड सर्विस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको पहले से ही पता होगा कि हमारे एथिक्स के बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिसमें आपके कंसेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर किए जाते हैं, काफ़ी हद तक पोर्शन कवर किया है उसमें। इसके अलावा हमारे पेड मॉड्यूल्स है, अफोर्डेबल पेड मॉड्यूल्स है, जहाँ पे एथिक्स को होलिस्टिकली कवर किया गया है। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराते हैं, केस स्टडीज़ कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं, ताकि कंसेप्ट्स बहुत ही क्लियर हो जाए और आप रिटेन कर पाओ। सो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं, तो इस सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट थिंकर्स को डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने जो कंसेप्ट दिए उन्हें समझने वाले हैं, और इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ताकि आप इसे रिटेन कर पाओ और इवन रिप्रोड्यूस कर पाओ आपके आंसर्स में। तो ये जो सीरीज़ है, ये बेसिकली एवरी थर्ड वीकेंड चलेगी, एवरी थर्ड संडे चलेगी। जब आपका योजना का टाइमिंग होता है, योजना डिस्कस होता है, उसी दौरान एवरी थर्ड वीक ये चलेगी। तो इसे आप फॉलो कीजिए, ताकि आप इससे बेनिफिट्स ले सकें और इसे रिटेन कर सकें, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है, और उसमें थोड़ा गैप, या हम कह सकते हैं थोड़ा मोनोटोनी ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीरीज़ आपकी मोनोटोनी ब्रेक करने की कोशिश करेगी। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। तो आज का हमारा इम्पॉर्टेंट जो थिंकर है वो है थॉमस एक्विनास। तो थॉमस एक्विनास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रॉम आवर एथिक्स पर्सपेक्टिव, और उन्होंने नेचुरल लॉ थियोरी दी थी। तो हम देखेंगे नेचुरल लॉ थियोरी क्या है, उनके हिसाब से लॉ क्या होता है, नेचुरल लॉ क्या होता है, पॉजिटिव लॉ क्या होता है, और उनका पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड रीज़न। तो इन चीज़ों को देखेंगे हम, और उनकी क्रिटिसिजम्स भी देखेंगे, यानी उनके ऊपर कुछ अगर क्रिटिसिजम्स होते हैं उनके थियरीज पे, तो उन्हें भी देखने की कोशिश करेंगे। तो थॉमस एक्विनास ये इटालियन फिलोसोफर थे, कैथलिक प्रीस्ट थे, थियोलॉजियन थे। थियोलॉजियन यानी जो रिलीजन की स्टडी करते हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा किताब लिखी थी। उनको डॉक्टर यूनिवर्सलिस भी कहा जाता था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इनकी हिस्ट्री अगर देखें, स्मॉल बायोग्राफी देखें, तो इनका जन्म हुआ था इटली में। ये इटली का मैप है, आप देख सकते हो, नियर मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ कहीं पे तो एक रीजन है, प्रेजेंटली उसे लाजियो कहते हैं। हिस्टोरिक टाइम्स में कुछ और नाम होगा, बट एट दिस मोमेंट उसे लाजियो कहते हैं। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म हुआ था एक वेल्दी इटालियन नोबल फैमिली में। नोबल फैमिली यानी जो रॉयलिटी से रिलेटेड है, ऐसी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तो उनकी एक बात है, इंटरेस्टिंग बात है, कि जब वो पैदा होने वाले थे, यानी उनकी माताजी गर्भवती थी, तब एक हर्मिट आया था। हर्मिट यानी साधु संत होते हैं, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो हमारे इक्विनास हैं वो बड़े होंगे तो वो ग्रेट प्रीचर बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बुद्ध से भी हम इसे देख सकते हैं सिमिलैरिटी। बुद्ध के समय भी कोई ब्राह्मण प्रीस्ट आए थे उनके फादर के पास, और उन्होंने कहा था कि बुद्ध कैन बी आइदर अ ग्रेट वॉरियर और ही विल बी अ ग्रेट मंक। तो यहाँ पे तो दो ऑप्शन नहीं, यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया था इन्हें। तो ये आगे जाके बड़े प्रीस्ट होंगे, ये कहा गया था। तो जैसे बुद्ध को उनके घर में लॉकअप कर दिया गया था, उस पैलेस में ही रहने देते थे, वैसा यहाँ इस केस में नहीं था। इन्हें पढ़ने लिखने का चांस मिला था। ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, बट वहीं पे आगे की सिचुएशंस बेसिकली डिटरमाइन हो गई, क्योंकि वहाँ पे कुछ डोमिनिकन ऑर्डर्स के लोग थे। डोमिनिकन ऑर्डर्स यानी कैथलिक जो सभ्यता है या जो रिलीजन है, उसी में एक सेक्ट है डोमिनिकन ऑर्डर। ऐसी वेशभूषा पहनते, वो ग्रे कलर के कपड़े पहनते, तो वो प्रीचर्स होते हैं। तो उनके इन्फ्लुएंस में आके एक्विनास ने डिसाइड किया कि मुझे भी ऐसे ही ऑर्डर को ज्वाइन करना है, और ऐसे ही मुझे आगे अपनी लाइफ को बितानी है। बट ये चीज़ जब उनके माता पिता को पता चली, देन दे वर एनरेज्ड। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमने इसे पढ़ने लिखने भेजा है, एंड ही इज़ गोइंग टू बी अ प्रीचर, बिकॉज दे वर बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली, सो दे मे हैव सम प्लान्स फॉर हिम। इस हद तक उनके साथ ज्यादती हुई कि उनके भाइयों ने उन्हें लॉक कर दिया। उनके जो बाकी के भाई थे, दे लॉक्ड हिम इन हिज हाउस फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर का हाउस अरेस्ट हम कह सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्राई किया कि थॉमस एक्विनास को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लॉकअप कर दिया जाए, या हम कह सकते हैं उन्हें संसार में हम कह सकते हैं उन्हें सांसारिक चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए। इसलिए उन्होंने हायर किया एक वुमन को टू सेड्यूस हिम। बट जैसे थॉमस एक्विनास थे, एवरीथिंग वेंट फ्यूटाइल, उन्होंने उस लड़की को भगा दिया। बट
जैसे हर माँ बाप के साथ होता है, आखिरकार उनको अपने बच्चों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती, वैसे ही यहाँ पे भी जो माता पिता थे थॉमस एक्विनास के, उन्होंने उन्हें परमिशन दे दी कि आप यस यू कैन बिकम अ डोमिनिकन फ्रायर, जिन्हें हम डोमिनिकन प्रीस्ट भी कहते हैं। सो जब वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो वो एग्जाम्पलरी स्कॉलर और प्रीचर बन गए। ये जो खूबी जो हर्मिट ने या जो प्रीस्ट ने बताई थी कि ही विल बिकम अ प्रीचर, दैट केम टू हैपन। कुछ अगर उनके कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनको एक बार उनके जो साथ में जो प्रीचर थे उन्होंने देखा था, व्हेन ही वाज प्रेइंग ही वाज एक्चुअली लेविटेटिंग अबाव द सरफेस, यानी वो थोड़ा सा सरफेस के ऊपर ही वाज फ्लोटिंग एक तरीके से। इसके अलावा उनकी खुद की ये चीज़ है कि ही ऑल्सो स्पोक दैट ही हैड सम विजन्स ऑफ वर्जिन मैरी। तो ये कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंस है उनसे रिलेटेड। इसके अलावा अगर उनके काम के बारे में देखें तो ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर्स, उन्होंने 300 से ज़्यादा किताबें लिखी। इसके अलावा ही यूज टू प्रीच, यूज टू मूव एवरीवेयर एंड प्रीच पीपल। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अपने लाइफ के आखिरी दौरान में ही सेंस कि उनकी मौत जो है वो नज़दीक आ रही है, जैसे बहुत सारे बड़े लोगों के साथ होता है। ही कुड सेंस कि हाँ आई थिंक इट्स अ टाइम टू बेसिकली डिपार्ट फ्रॉम दिस अर्थ। सो ही ट्रेवल्ड बैक टू हिज मोनेस्ट्री, फोसा नोवा में वो चले गए और इवेंचुअली देयर ही डाइड इन 1274। तो ये देख सकते हैं आप 13th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी इटली में अगर आपको हिस्ट्री याद है तो इट इज़ मोर लोकेटेड नियर दी एनलाइटनमेंट एज, तो उस एज के ये पर्सन है। अब हम देखेंगे उनका कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लॉ। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है लॉ की, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, आप इसे कोट कर सकते हो एथिक्स के पेपर में स्पेशली, क्योंकि ये थोड़ा एथिकल बेंट से बनाई गई डेफिनेशन है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लॉ जो होता है ये एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस ये एक शब्द है फॉर लॉ इटसेल्फ, तो लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स हैं वो आपको दिमाग में रखने। वो कह रहे हैं लॉ इज अ ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन प्रोमलगेटेड फॉर कॉमन गुड बाय दोज हु केयर फॉर द कम्युनिटी। 3 चीज़ें आ गई यहाँ पे, रीजन आ गया, कॉमन गुड आ गया, और तीसरा है केयर फॉर द कम्युनिटी बाय दोज हु केयर फॉर द कम्युनिटी। यानी ऐसा लॉ है जो रीजन से अटैच्ड है और उसे बनाया गया है फॉर कॉमन गुड, यानी उसका जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा उस लॉ का, उसको कॉमन गुड को केटर करना है। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों ने बनाना है उस लॉ को जो केयर करते हैं कम्युनिटी की। अगर हम अभी के कंटेक्स्ट में कोई लॉ उठा के देखें तो हमारे पास है राइट टू वोट, यानी हम वोट कर सकते हैं, इसकी हमें आज़ादी है, किसे भी वोट कर सकते हैं, हमारे मन की पसंद की चॉइस को हम वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 पर्सपेक्टिव दिखते हैं क्या, तो रीज़न क्या है कि हमें लॉ क्यों चाहिए राइट टू वोट का, क्योंकि ये हम सोचते हैं, ये मानते हैं कि हर इंसान के पास एक राइट है टू चूज़ हु शुड गवर्न देम, यानी किसने हमें गवर्न करना चाहिए, ये राइट है हमारे पास। ये राइट हमारे पास हम कह सकते हैं इट इज़ बाय नेचर, और वी कैन से इट इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट है हमारे पास, इसीलिए हमें राइट टू वोट है। इसके अलावा कॉमन गुड क्या हम इससे अचीव करेंगे, राइट टू वोट से हम अचीव करेंगे मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी हम जिन लोगों को इलेक्ट करते हैं टू गवर्न आवर सेल्फ, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, वी एक्सपेक्ट कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और वेलफेयर स्टेट क्रिएट करे। और ये जो थर्ड पॉइंट है कि दोज हु केयर फॉर द कम्युनिटी, ओनली दोज पीपल शुड मेक लॉज और प्रोमलगेट लॉज। तो उसका एस्पेक्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पे, सो अवर लॉज, सच लॉज आर क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटर, judiciary and public officials. These are the people, especially legislator and public officials, या हम स्पेसिफिकली लेजिस्लेटर के बारे में बात करें तो इन्हें हम इलेक्ट करते हैं। जुडिशरी से हम होप करते हैं कि दे विल केटर टू द पीपल्स नीड, और पब्लिक ऑफिशियल से भी हम उनकी ये जवाबदेही होती है, हम कह सकते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो कॉमन गुड को केटर करे। तो क्लियरली हम देखते हैं हमारे जो लॉज होते हैं वो भी इन 3 चीज़ों पे, 3 पिलर्स पे हम कह सकते हैं दे शुड give justice to these 3 aspects which Thomas Aquinas has promulgated. तो थॉमस एक्विनास कहते हैं लॉ कैन इंड्यूस और रिस्ट्रेन सर्टन एक्शन, यानी कुछ एक्शंस को वो इंड्यूस कर सकते हैं, वो आपको पुश कर सकते हैं कुछ एक्शंस करने में, और कुछ एक्शंस को रिस्ट्रेन करने में वो आपको ऑब्लिगेशन डाल सकते हैं। रिस्ट्रेन यानी आपको रोक सकते हैं। तो एग्जांपल देखें इंड्यूसमेंट का, तो हमारे पास एग्जांपल है कि हमें टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स के ऐसे लॉज है कि अगर आप पे नहीं करोगे देन यू विल हैव टू पे पेनल्टी और यू विल हैव टू
पे एक्स्ट्रा फाइन और प्रोबेबली इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो इसके अलावा ये रिस्ट्रेन का हमारे पास एग्जाम्पल है कि वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनीवन, कि ये हमारा काम नहीं, वी कैन नॉट पनिश एनीवन ऑन आवर ओन, हमें वी हैव टू गो थ्रू सम लीगल अपैरेटस, तभी हम या हम कह सकते हैं कि हमारी जो भी ग्रीवांसेस है उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो क्लियरली वी कैन सी कि जो थॉमस एक्विनास का कहना है लॉ इंड्यूस एंड रिस्ट्रेन एक्शन, दैट इज देयर इन आवर लॉज ऑल्सो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थॉमस एक्विनास कहते हैं कि लॉ में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कुछ उसके लिए उसके पीछे की एक रीजनिंग होनी चाहिए। तो क्लियरली अगर एग्जांपल देखें तो डिफेमेशन लॉ हमारे पास है, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई भी इंसान किसी भी इंसान को कुछ भी बोलता है तो उसके रिपरकशंस होते हैं, और जितनी ज़्यादा उस बंदे की स्टेटस होती है उतने बड़े रिपरकशंस होते हैं। कोई अगर पब्लिक फिगर है और उसके ऊपर कुछ भी अगर आप बोल देते हो तो चांसेस है कि उसकी जो स्टेटस है, या हम कह सकते हैं उसका जो रैपो है विद द पीपल, दैट विल टेक अ टॉस। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे लॉज होने चाहिए जो कि रेपुटेशंस को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि एट द एंड वी आर ऑल पीपल हु हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड वी ट्रेजर दैट आइडेंटिटी एंड वी डू नॉट वांट एनीवन टू इन्फ्रिंज दैट आइडेंटिटी। क्लियरली एक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कि आइडेंटिटी सिक्योर करनी है इंसान की। इसके अलावा थॉमस एक्विनास ने 3 क्राइटेरिया दिए हैं कि लॉ जस्ट कब होता है, यानी फेयर कब होता है। लॉ फेयर या जस्ट तभी होता है जब वो रीजनेबल हो। रीजनेबल यानी कि आपके पास छूट है, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें आप अलग अलग मोड से एक्सप्रेस कर सकते हो, आप पेंट कर सकते हो, आप आज के दौर में आप इंटरनेट पे जाके पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर में राइट कर सकते हो, आप कुछ होर्डिंग लगा सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को। बहुत सारे हमारे पास मोडस ऑपरेंडी है टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, बट ऑल दोज शुड बी रीजनेबल, यानी आपका फ्रीडम दूसरे के फ्रीडम को इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। यानी आप अब जब अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए रीजनेबलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको पूरी छूट नहीं मिली है कि कैसे भी आप एक्सप्रेस करो खुद को, वो रीजनेबल होना चाहिए वो, राइट। इसीलिए हमारे अगर एग्जांपल देखें हमारे लॉज में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आता है, जैसे आप किसी की डिसेंसी या मोरालिटी या किसी को डिफेम नहीं कर सकते। इवन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट की कुछ अगर प्रोसीडिंग्स हुई है, कुछ उन्होंने वर्डिंग दिया है तो उसको आपको मानना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। कोर्ट को आप बेसिकली यू कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट कोर्ट्स। सो देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विच वी कैन सी इन अवर लॉज ऑल्सो एज सेड बाय थॉमस एक्विनास। सेकेंड क्राइटेरिया जो है वो कहते हैं कि लॉ कब जस्ट होता है जब वो फिजिकली और मॉरली पॉसिबल हो। यानी वो लॉ बना दिया है, ठीक है लॉ बना दिया है, बट उसको क्या हम प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो वो लॉ नहीं है, जस्ट लॉ नहीं है। जैसे एग्जांपल देख सके हैं हम, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ जुवेनाइल। जुवेनाइल यानी छोटा बच्चा, या हम कह सकते हैं अंडर एज पर्सन हु हैज़ कमिटेड सम क्राइम, तो उसको आप रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी उसको हार्डशिप करनी पड़े एज अ मैटर ऑफ पनिशमेंट, उस चीज़ को आप अवॉइड करते हैं। हमारे लॉज में उस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया है। क्यों ऐसा नहीं किया गया है? क्योंकि हम पढ़ते हैं एथिक्स में क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ये ऐसी चीज़ है जो आपकी एज के साथ आती है, यानी आप वे कर पाते हो क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है कौन सी चीज़ इररिस्पॉन्सिबल है। तो वो जो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस जुवेनाइल्स में कम पाई जाती है, और इसीलिए आप उनको, जो बड़े लोग हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर आप कोई वर्डिक्ट नहीं पास कर सकते या पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो वो फिजिकली भी पॉसिबल होना चाहिए उस बंदे को कि वो उस लॉ को इन्फोर्स कर पाए या उसकी उस ऑर्डर को फॉलो कर पाए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एक एग्जांपल कि क्यों फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए वो लॉ। इसके अलावा और एक क्राइटेरिया कि वो मॉरली भी पॉसिबल होना चाहिए, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी मॉरल होना चाहिए। तो हम एग्जांपल देख सकते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है अमेरिकन यूजेनिक्स का। यूजेनिक्स बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो बेस्ट हो, यानी वो हर फील्ड में अच्छे हो। यही चीज़ सोसाइटी या कंट्रीज़ भी चाहती है कि उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो ब्रीड है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे शुड बी द बेस्ट। और इस चीज़ को करने के लिए कई बार ऐसे कदम उठाए गए हैं इवन इन आर हिस्ट्री विच आर इमोरल इन वन सेंस। जैसे अमेरिका में एक पर्टिकुलर मूवमेंट चला था, स्पेशली इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 1910s में ये पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा था, जहाँ पे माना गया था कि अगर आपकी जो फ्यूचर जनरेशन उसको परफेक्ट बनाना है तो ऐसे लोग जो मेडिकली चैलेंज्ड है उनको बेसिकली
मेट करने को हमको अलाउ नहीं करना चाहिए या उनको रिप्रोड्यूस करने को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। तो दे स्टार्टेड स्टेरलाइजिंग दिस पीपल, यानी स्टेरलाइजेशन में क्या होता है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसे कुछ हद तक डिसफंक्शनल बना देते हैं। आई मीन यू कैन डू इंटरकोर्स बट यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस अ बेबी। तो इस चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उस टाइम बहुत सारे जो लोग थे, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन दे सपोर्टेड इट, बट देन अगेन देयर केम अ रिएक्शन टू इट और बाद में इसे इमोरल समझा गया और इसे बंद कर दिया गया। सो वी कैन सी आवर हिस्ट्रीज ऑफ लॉज आर ऑल्सो वेरी डार्क। तो सेकेंड क्राइटेरिया हमने देखा कि इट शुड बी फिजिकली एंड मॉरली पॉसिबल टू फॉलो। इसके अलावा वो थर्ड क्राइटेरिया देते हैं जो हमारा नेचुरल लॉ थियरी भी बन जाता है कि जो भी लॉज आप बनाते हो वो नेचुरल लॉज को कंफर्म करना चाहिए। अब नेचुरल लॉज क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थॉमस एक्विनास ने बेसिकली दो तरीके से लॉ को डिवाइड किया है, एक है नेचुरल लॉ और पॉजिटिव लॉ। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल लॉ क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंसान जो होता है वो अच्छे काम भी करता है और बुरे काम भी करता है। तो नेचुरल लॉ क्या कहती है कि इंसान के पास ये एबिलिटी है और ये एबिलिटी बाय बर्थ है कि वो समझ सकते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये उसके पास बाय बर्थ है। और ये जो बाय बर्थ आया है वो कैसे आया है, वो कहते हैं गॉड जो है उसने ये चीज़ नेचर में लिख दी है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी बेसिकली अगर इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करें तो गॉड ने ह्यूमंस में ये इनेट एबिलिटी लाई है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मॉरलिटी क्या है, ये समझने की जो क्षमता है ये भगवान ने हमें अपने आप या कह सकते लिख दी है हमें, या उन्होंने हमें पुट कर दी है। तो ये कहना है थॉमस एक्विनास का। और ये कैसे किए, ये कैसे फंक्शन होता है, तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि हमारे कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इंस्टिंक्ट्स यानी इंक्लिनेशन, कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं हमारे इंसानों में। जैसे हम खाना खाते हैं, हम अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं, अगर शेर आ गया तो हम भागते हैं। ये हमको कोई बताता नहीं कि आपको भागना है, आप तुरंत समझ जाते हो। अगर आप छोटे बच्चे हो, अगर आपने फायर को पास में देखा, उसको टच किया, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये डेंजरस है, तो आप वहाँ से भाग जाते हो। या इंटरकोर्स करने की जो एक इंक्लिनेशन होती है, या हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करने की इंक्लिनेशन, ये सारे हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स है। और ये इंस्टिंक्ट्स भगवान ने खुद ने बनाए हम में एज पर थॉमस एक्विनास। और ये कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो रिजल्ट करती है, जो भी चीज़ वो रिजल्ट करती है या उसका जो आउटपुट होता है वो गुड होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि भगवान ने इसको क्रिएट किया इंस्टिंक्ट को टू परफॉर्म एक्शंस दैट आर गुड फॉर देम, हमारे लिए जो अच्छा है उसको परफॉर्म वो हासिल करने के लिए इंस्टिंक्ट्स दिए। जैसे इंस्टिंक्ट टू रिप्रोड्यूस, हम रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, ये इंस्टिंक्ट क्यों है, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी को या हमारी पॉपुलेशन को प्रिजर्व करना है या स्पीसीज को आगे बढ़ाना है। तो दिस इज गुड फॉर अस। तो ये जो गुड का कंसेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। तो इंस्टिंक्ट का अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ करें या हम उसके फ्लो में चले जाए तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो जाती है। तो थॉमस एक्विनास कहते हैं कि डेफिनेटली इंस्टिंक्ट दिए हैं भगवान ने, बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस को रीज़न यूज़ करना है टू फुलफिल दोज गॉड गिवन इंस्टिंक्ट। जो भी गॉड गिवन इंस्टिंक्ट्स है उसको अगर फुलफिल करना है तो थॉमस एक्विनास कहते हैं कि आपको रीज़न का यूज़ करना है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि यस इंस्टिंक्ट है रिप्रोड्यूस करने का, बट एक फीमेल जो करियर ओरिएंटेड है वो ट्राई करेगी कि शी विल नॉट रिप्रोड्यूस अंटिल शी हैज़ रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ हर करियर। तो वो रीज़न का यूज़ कर रही है टू गाइड हर इंस्टिंक्ट। सो वी कैन क्लियरली सी कि नेचुरल लॉ में दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, एक है इंस्टिंक्ट या जिसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं, और दूसरा है रीज़न। तो दोनों चीज़ भगवान ने दी है एज पर थॉमस एक्विनास। तो इंस्टिंक्ट जो है हमको हेल्प करता है कि टू नो व्हाट इज़ डिज़ायरेबल और व्हाट इज़ वैल्यूएबल, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज़ गुड। जैसे हमारा इंस्टिंक्ट है टू नो ट्रूथ, हमें हमेशा होड़ लगी रहती है सच जानने की, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। और ये ट्रूथ जो है वो बेसिकली गुड है एज पर एक्विनास। इट्स जनरली एक्सेप्टेड कि ट्रूथ इज गुड। तो क्लियरली वी कैन सी कि आवर इंस्टिंक्ट्स आर लीडिंग अस टू समथिंग गुड। तो रीजन जो है वो आपको हेल्प करता है टू नो द बेस्ट वे टू परस्यू द गुड। दो चीज़ें अगेन वी कैन सी टू थिंग्स आर कमिंग इनटू पिक्चर। इंस्टिंक्ट आपको गुड की तरफ ले जाता है और रीजन आपको हेल्प करता है कि कौन सा ऐसा तरीका या मेथड यूज़ करूँ कि मैं गुड को परस्यू कर पाऊँ। जैसे अगर आप ट्रुथ को गुड मानते हो, जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, अगर इसे परस्यू करना है तो व्हाट इज़ द गुड वे, दैट वी शन अवर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को शन करना है, यानी बेसिकली आपको नॉलेज को गैदर करना है। सो दिस इज द बेस्ट वे that we can use to pursue the good, that is to know the truth.
इसके अलावा थॉमस एक्विनास कहते हैं कि जो इंस्टिंक्ट और रीज़न होता है ये आपको हेल्प करता है टू अनलॉक मॉरल नॉलेज। अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे समझिए कि हमने बात की है इंस्टिंक्ट की, हमने बात की है रीज़न की, और हमने बात की है गुड की। तो गुड ये बहुत ही वेग कंसेप्ट है। तो क्या हम बस सही गलत इस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं? नहीं, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो सही है और जो गलत है। जैसे किसी को हार्म नहीं करना ये गलत है, किसी से चोरी नहीं करनी ये गलत है, लोगों से अच्छा व्यवहार करना ये सही है। तो ये जो अदर लेयर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है वो कैसे आप डिस्कवर करते हो? थ्रू योर इंस्टिंक्ट एंड रीज़न। तो इसके पीछे की मैकेनिक्स हमें थॉमस एक्विनास बताते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी जो इंस्टिंक्ट है कि वी वांट टू लिव इन सोसाइटी, हम अकेले नहीं रहना पसंद करते, हम ग्रुप्स में रहना पसंद करते, ये हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो अगर आप इस इंस्टिंक्ट को, इस गोल को आप अचीव करना चाहते हो तो कई सारी दिक्कतें आएगी कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप चोरी नहीं कर सकते, आप किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्यों करनी नहीं है हमें? क्योंकि रीज़न हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ हमें सोसाइटी में रहना है तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पीस में रहना है सबके साथ में तो ये आपके लिए प्री रिक्विजिट बन जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो यू विल नॉट बी एट पीस, आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको यू शुड अवॉइड ऑफेंडिंग अदर्स और नॉट टू स्टील। तो क्लियरली वी कैन सी, एक है इंस्टिंक्ट हमारा दैट वी वांट टू लिव इन सोसाइटी, नाउ वी आर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, हम सोच रहे हैं उसके ऊपर ये कैसे पॉसिबल है। अगर हमें पीस में रहना है तो वी विल फाइंड आउट अदर प्रिंसिपल्स। व्हाट प्रिंसिपल्स वी हैव फाउंड? कि वी शुड अवॉइड ऑफेंडिंग अदर्स, वी शुड नॉट स्टील। तो क्लियरली आप देख सकते हो तीन चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। एक है आपका इंस्टिंक्ट टू लिव इन सोसाइटी, और इंस्टिंक्ट पे अगर आप सोचते हो तो आपको और बाकी के परसेप्ट्स पता चलते हैं। परसेप्ट्स यानी प्रिंसिपल्स पता चलते हैं कि वी शुड नॉट ऑफेंड अदर्स, वी शुड नॉट स्टील फ्रॉम अदर्स। तो ऐसे ही हम एग्जांपल्स देखेंगे, इंस्टिंक्ट्स और उसके ऊपर थॉट प्रोसेस एंड देन अदर प्रिंसिपल्स दैट कम आउट ऑफ इट। सेकेंड चीज़ जो हम देखते हैं एज एन एग्जाम्पल कि हमारी इंस्टिंक्ट है दैट वी वांट टू प्रिजर्व अवर लाइफ, कि हम अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। ये हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, अगर आप शेर देखते हो आप भागते हो तुरंत, आप ज़्यादा सोचते नहीं, आप कैलकुलेशन नहीं करते, बिकॉज इट्स अवर बेसिक इंस्टिंक्ट। तो इससे हमें कौन से प्रिंसिपल्स पता चलते हैं या इससे कौन से प्रिंसिपल्स रिप्रोड्यूस होते हैं? जब हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ वैल्यूएबल है तो हम इन जनरल सोचते हैं, समझ पाते हैं। अगर हम रिफ्लेक्टिंग पर्सन है, थॉटफुल पर्सन है, तो हमें पता चलता है कि हर लाइफ इंपॉर्टेंट है, जैसी हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाउ एवरी लाइफ इज़ वैल्यूएबल, और उसको प्रिजर्व करना गुड है। तो ये आपकी रीजनिंग हो जाती है। इसीलिए इसके ऊपर से आपको नए परसेप्ट्स मिलते हैं। क्या परसेप्ट्स मिलते हैं? कि यू शुड नॉट किल और हार्म अदर बीइंग्स, यू शुड नॉट किल और हार्म अदर बीइंग्स। दीज आर द न्यू परसेप्ट्स दैट कम आउट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन द बेसिक इंस्टिंक्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारा एक बेसिक इंस्टिंक्ट्स है कि हमने जिसके ऊपर बात भी की है कि वी वांट टू प्रिजर्व अवर सोसाइटी, सोसाइटी को प्रिजर्व करना है, स्पीसीज को प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है। तो अगर हम इस चीज़ पे सोचें, अगर हमें अपने बच्चों को प्रिजर्व करना है, उनको एबल बनाना है, तो हमको उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, हमें उन्हें स्किल्स देने पड़ेंगे कि वो सोसाइटी में फ्रीली या हम कह सकते हैं बहुत ही एबली वो अपनी ज़िंदगी बिता पाए। तो ये यहाँ पे क्लियरली हमें एक नया परसेप्ट मिलता है कि वी शुड केयर एंड एजुकेट अवर ऑफस्प्रिंग। सो यू कैन सी कि कैसे इंस्टिंक्ट होती है, उस पर आप सोचते हो और फिर उसके बाद नए परसेप्ट्स मिल रहे हैं। तो थॉमस एक्विनास बहुत ही मेथोडोलॉजिकल थिंकर पता चलते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो नेचुरल लॉज है इसके दो क्वालिटी होते हैं। पहला क्वालिटी यूनिवर्सल है, यानी आप ग्लोब में किसी भी एरिया में रहो, कौन सी भी सोसाइटी के इंसान हो, बट आपको ये इंस्टिंक्ट्स होंगे ही। क्योंकि ये इंस्टिंक्ट्स होंगे तो ये नेचुरल लॉज भी आप पे अप्लाई होंगे, और ये इमिटेबल है। इमिटेबल यानी उसको चेंज नहीं किया सकता। वी कैन नॉट चेंज इट। वाई वी कैन नॉट चेंज इट? बिकॉज हमारा नेचर जो है, हमारा माइंड जो है, वो चेंज नहीं होता। आप सोचोगे कि आप बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, आप नए जनरेशन के व्यक्ति हो, बट आपके जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स है वो वही इंस्टिंक्ट्स है जो आपके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक जो आपके पूर्वज हैं उनके हैं। तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारा नेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए ये जो नेचुरल लॉ है ये भी चेंज नहीं होते। तो ये रीजनिंग देते हैं थॉमस एक्विनास। सेकेंड टाइप ऑफ लॉ जो वो बात करते हैं वो पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ यानी वो लॉज जो ह्यूमन मेड लॉज है, यानी इंसान खुद इन लॉज को बनाता है। वो ये भी कहते हैं या डेफिनेशन भी देते हैं कि वो लॉज है जो ड्यूली एनैक्ट किए जाते हैं बाय प्रॉपरली इंस्टीट्यूटेड एंड पॉपुलरली रिकग्नाइज ब्रांच। प्रॉपरली इंस्टीट्यूट यानी कुछ मैकेनिज्म है जहाँ से इन लॉज को इंस्टीट्यूट, या जो मेंबर्स है जो इन लॉज को बनाते हैं उनको इंस्टीट्यूट किया जाता है, और जो ब्रांच है गवर्नमेंट की जो इन लॉज को लाती है वो पॉपुलरली रिकग्नाइज होनी चाहिए। पॉपुलरली रिकग्नाइज यानी लोगों का उनको
समर्थन होना चाहिए कि हाँ आप हमारे लिए लॉज बनाएं। तो क्लियरली एक पर्टिकुलर चीज़ को वो पकड़ रहे हैं पॉजिटिव लॉज में, वो लेजिटिमेसी को होल्ड कर रहे हैं कि पॉजिटिव लॉज रिगार्ड लॉज फ्रॉम पोजिशन ऑफ लेजिटिमेसी, यानी जो लेजिटिमेट नहीं है, आइदर द गवर्नमेंट इज़ नॉट पॉपुलरली रिकग्नाइज, या फिर जो इंस्टीट्यूशन लॉ बना रहे हैं वो प्रॉपरली इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वहाँ पे उसकी लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सो क्लियरली व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव लॉज वी टॉक अबाउट थॉमस एक्विनास, सो वी हैव टू एंश्योर कि हम लेजिटिमेसी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करें। एग्जाम्पल देखें, अगर एक ग्रुप ऑफ विजिलांटी है, विजिलांटी यानी वो लोग जो खुद को लॉ समझते हैं और खुद ही लॉ को अप्लाई करते हैं, जैसे हमारे अगर कॉमिक्स देखें तो बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, दीज आर ऑल विजिलांटीज, वो खुद जुडिशरी, एग्जीक्यूशनर और लॉ मेकर होते हैं। तो अगर ऐसे ग्रुप ऑफ विजिलांटी साथ में आ जाए और वो कोई लॉ बनाए तो उसे थॉमस एक्विनास लॉ नहीं मानेंगे, बिकॉज दे आर नॉट पॉपुलरली रिकग्नाइज्ड, या उन्हें लोगों ने चुना नहीं है। और अगर कोई लॉ एक ऑक्यूपाइंग कंट्री पास करता है तो उसे भी हम लेजिटिमेट नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑक्यूपाइंग कंट्री, जैसे हम एक टाइम पे वी वर अंडर दी ब्रिटिश राज, तो वहाँ पे जो लॉज बनाए गए थे वो पॉपुलरली रिकग्नाइज नहीं थे, यानी हम कह सकते हैं हमने वो लॉज या हमने उस गवर्नमेंट को चुना नहीं था, वो गवर्नमेंट हम पे थोप दी गई थी। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछता है क्या सिविल ओबीडियंस जस्टिफाइड है, तो यस इट इज़ जस्टिफाइड। आप थॉमस एक्विनास को कोट कर सकते हो और वो कहते हैं कि जो भी पॉजिटिव लॉज होते हैं उसमें लेजिटिमेसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो लॉ कहे जाएंगे या हम उन्हें जस्ट लॉ कह सकते हैं। जो पॉजिटिव लॉज होते हैं उसको, या हम कह सकते हैं नेचुरल लॉज होते हैं, उसको पॉजिटिव लॉज के कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं नेचुरल लॉज अगर आपको एक्चुअल में यूज़ करने हैं तो आपको पॉजिटिव लॉज तो यूज़ करने ही पड़ेंगे या उनकी ज़रूरत होगी होगी। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल लॉज है वो बहुत ही वेग है, क्या गुड है क्या ईविल है ये थोड़ा सा वेग है, आपको उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा टू दी एवरीडे एक्टिविटीज़। जैसे हमारे सिविल लॉज होते हैं, सिविल लॉज आर ऑल्सो काइंड ऑफ पॉजिटिव लॉ जो हेल्प करते हैं टू क्लैरिफाई नेचुरल लॉ। जैसे अगर हम नेचुरल लॉ की एग्जाम्पल देखें कि सच बोलना, ये एक नेचुरल इंक्लिनेशन है हमारी, और हम कह सकते हैं कि उससे जो परसेप्ट निकलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट नेचुरल लॉ टेल्स अस, दैट वी शुड नॉट लाई। बट लाई करना कब है कब नहीं करना है, या हम कह सकते हैं अगर लाई किया तो किस पर्सपेक्टिव में हमने लाई किया है, या हम कह सकते हैं अगर लाई किया तो उसके रिपरकशंस क्या होने चाहिए, अगर किसी ने झूठ बोला है कितने हद तक वो रिपरकशंस होने चाहिए, यानी छोटा झूठ है उसके लिए कितनी बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए। तो ये सब अगर हम देखें तो उसको अगर कॉन्क्रिटाइज किया जाता है तो वो सिविल लॉ में किया जाता है। तो सिविल लॉ बताता है आपको, जैसे एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट्स, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेंगे, तो प्रॉमिस में आप बोलोगे कि हाँ वी विल फुलफिल एंड वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज़ द ट्रुथ। बट कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किए जाते, तो क्लियरली the concept or the percept of telling truth has been compromised because that person has lied that he will fulfill the contract but he is not fulfilling it। तो clearly civil laws में बताया जाता है कि आपको कौन सी punishment होगी अगर आप झूठ बोलते हो या आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अदा नहीं करते हो। तो आप देख सकते हो नेचुरल लॉज है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सिविल लॉ। तो अगर नेचुरल लॉ की बात करेंगे वो वेग है और पॉजिटिव लॉ हेल्प करता है टू क्लैरिफाई कि नेचुरल लॉ क्या है। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, नेचुरल लॉ के बारे में देखा, हम साइंटिफिक इंक्वायरी के बारे में देखेंगे। यहाँ पे थॉमस एक्विनास का क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने ये फोटोज़ देखे होंगे, ये है क्रिस्टोफर हिचन्स, ये है रिचर्ड डॉकिंस और ये है सैम हैरिस, जो एथीस्ट के फॉलोअर्स है एथीज़म के। दिस पीपल मस्ट बी पॉपुलर इन देम। तो इनके बारे में भी थॉमस एक्विनास कुछ कहते हैं। थॉमस एक्विनास कहते हैं कि नेचुरल लॉ जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप बिलीव करें गॉड में, कि आपको अगर नेचुरल लॉ कंसेप्ट पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि गॉड ने ये नेचुरल लॉ क्रिएट की है, सो यू डोंट हैव टू वरी कि जो लोग हैं जो एथीस्ट हैं वो भी यहाँ पे ट्रुथ फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट बिलीविंग इन गॉड। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि एक पर्टिकुलर सेइंग है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव टू देम टू डू अनटू यू, यानी आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो, यानी अच्छा व्यवहार करो क्योंकि आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, या आप वैसा ही व्यवहार करो जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो बाकी के लोग आपसे व्यवहार करें। तो कोई नहीं चाहता कि मुझसे कोई ख़राब से व्यवहार करे, सब चाहते हैं कि अच्छे से व्यवहार करे। तो आपको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आपने भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि जीसस की ये वर्ड्स है,
बट अगर हम देखें, थॉमस एक्विनास ने इस पर थोड़ा सोचा और देखा कि जो बाकी की कम्युनिटीज़ है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में ना बात होती ना पता है, वहाँ पे भी ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो होता है। तो क्लियरली नेचुरल लॉज जो है इट इज़ नॉट मोनोपली ऑफ क्रिश्चियंस देमसेल्फ। ये लॉज जो है ये कोई भी डिस्कवर कर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल नॉलेज होती है जो इवन सेक्युलर और अथीस्ट लोग भी ढूंढ सकते हैं इन द रेल्म ऑफ नेचुरल लॉज, क्योंकि क्लियरली ये सारे लॉज क्रिएट किए हैं गॉड ने, बट यू डू नॉट हैव टू बी ए बिलीवर इन गॉड, यू कैन फाइंड स्टिल दी लॉज। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे पता चलता है। जो एथिस्ट है वो इस थ्योरी को मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं ये हमारी इनेट एबिलिटी है, ये नेचुरली है, बट ये गॉड ने नहीं लिखी है, ये चीज़ वो ऑफेंड करेंगे यहाँ पे। बट वी कैन सी समथिंग बिसाइड्स दिस ड्यूअलिटी कि आप क्रिश्चियन हो नहीं हो, आप रिलीजियस हो नहीं हो। एक चीज़ पता चलती है कि थोड़ा ओपन माइंडेड पता चलते हैं थॉमस एक्विनास, क्योंकि आप सोचो वो एज क्या था, वो एनलाइटनमेंट का एज था, यानी उसके पहले का जो एज था वो डार्क एज था। यानी वहाँ पे रीज़न को हम कह सकते हैं रीज़न को प्रमोट नहीं किया जाता था, रैदर स्टैग्नेशन थी सोसाइटी में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने बीइंग अ प्रीस्ट हिमसेल्फ ही हैज़ ओपन सम डोर्स फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। तो ये क्या पता चलता है, ही डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस ऑफ रीजन इन ह्यूमन लाइफ। आप जब बात करते हो नेचुरल लॉ की तो दो चीज़ों के बारे में बात करते हो, एक है इंस्टिंक्ट और दूसरा है रीज़न। रीज़न को उन्होंने थोड़ा सा हम कह सकते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक उन्होंने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक पोजीशन दी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑल ह्यूमन बींग्स कैन हैव एक्सेस टू ग्रेट ट्रूथ व्हेन दे अप्लाई रीजन, नॉट जस्ट क्रिश्चियंस। तो एक तरीके से उन्होंने एक फिलोसफिकल फ्रेमवर्क दिया कि ओपन साइंटिफिक इंक्वायरी की जा सकती है। और हम कह सकते हैं कि उन्होंने कॉम्पेटिबिलिटी लाने की कोशिश की रीज़न और रिलीजन में। रीज़न यानी जो हार्ट से चलता है, ब्रेन से चलता है। रिलीजन यानी जहाँ पे हार्ट ज़्यादा काम करता है। being an emotional person we tend to be religious, at the same time being a modern person we also have inclination towards science and reasoning। तो clearly compatibility लाने की कोशिश पता चलती है, या हम कह सकते हैं रीज़न को उन्होंने स्पेशली साइंटिफिक क्रिश्चियन वर्ल्ड में लाने की कोशिश की, being a priest himself, so it's a big thing। अब हम कुछ क्रिटिक्स के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेटली थॉमस एक्विनास का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द रिलीजियस फील्ड एज वेल एज एथिकल फील्ड। बट कुछ क्रिटिसिज्म बनते हैं उनके थ्योरीज पे, जैसे वो कहते हैं कि इनेट पावर है हम में कि हम गुड और इविल को समझ सकते हैं, यानी क्या सही है क्या गलत है हम नेचुरली समझ सकते हैं। तो फिर क्यों लोग गलत चीज़ें करते हैं, वाई पीपल एक्ट इमोरली। ये एक क्वेश्चन भी था हमारे यूपीएससी के पेपर में, तो इसके ऊपर भी उनका आंसर है। वो क्या कहते हैं कि गॉड ने डेफिनेटली दिया है आपको रीज़न, दिया है गॉड ने, दिया है आपको इंस्टिंक्ट, बट उन्होंने फ्री विल भी दिया है। क्या दिया है? फ्री विल। यानी आपको जो माइंड दिया है, आपको जो लॉज दिए हैं नेचुरल लॉज, उसके अलावा फ्री विल दिया है, यानी आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। आपके कोई ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं कि आपको इसी पर्टिकुलर चीज़ को करना है। तो आप अपने रीजनिंग को यूज़ कर सकते हो अच्छा काम करने में या बुरा काम करने में। तो ये क्लियरली बताता है कि डेफिनेटली देयर इज़ सम इनेट पावर एज पर थॉमस एक्विनास, बट एट द सेम टाइम यू हैव फ्री विल टू डू व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो इमोशनल बीइंग्स होते हैं, और उन्होंने कहा है कि रीज़न को आपको अप्लाई करना है, बट जब आपके ऊपर इमोशंस हावी हो जाते हैं तो आपके रीजंस जो है वो क्लाउड आउट हो जाते हैं। अलग अलग तरीके के इमोशंस हो सकते हैं, एंगर हो सकता है, इनडिफरेंस हो सकता है, या फिर जेलसी हो सकती है, कई तरह के इमोशंस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट इमोशन आपकी रीजनिंग जो है कैपेसिटी वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, आप अपनी रीजनिंग कैपेबिलिटी का यूज़ पूरी तरह से नहीं कर पाते, तो आप गलत चीज़ें कर देते हो। इसके अलावा एक और चीज़ क्रिटिसिज्म होती है उनकी कि यहाँ पे जो नेचुरल लॉ थियरी है वो कुछ हद तक एब्सोल्यूटिस्ट थियरी पता चलती है, यानी क्या सही है क्या गलत है ये एब्सोल्यूट हो जाता है कि आपने ये चीज़ की है तो ये सही है, ये चीज़ की है तो गलत है। उसके आउटपुट पे ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा है कि अगर मैंने कोई गलत चीज़ भी कर दी बट उसका आउटपुट अगर सही हो तो क्या मैं उस एक्शन को गलत मानूं। तो ये जो डिलेमास है, डिलेमास के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। डिलेमास यानी वो डाउट होते हैं या जहाँ पे एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो तो एक वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही होनी है। जैसे अगर आपका दोस्त है और उसने कोई गलत काम किया है और आपके पास स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उनका नाम बता दो आपके दोस्त का, या आप उसे छुपाओ। अगर आप छुपाते हो उसके नाम को
तो बेसिकली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रुथ। अगर दोस्त को आप बताते हो, उसको डिस्क्लोज करते हो, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट। तो क्लियरली ऐसे एथिकल डिलीमास होते हैं। ऐसे केस में क्या कर सकता है इंसान? क्या ये नेचुरल लॉ थियरीज इजीली अप्लाई होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो सही है वो सही है और गलत है वो गलत है, ऐसे पता चलता है। एग्जाम्पल में देखें हम, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो वेजिटेटिव स्टेट में, वेजिटेटिव स्टेट यानी ऐसी स्टेट जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने मुन्ना भाई MBBS देखा होगा, उसमें एक पर्सन होता है जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है उस हॉस्पिटल में, वो भी वेजिटेटिव स्टेट में होता है। अगर आप वेजिटेटिव, अगर कोई बंदा वेजिटेटिव स्टेट में है और एट द सेम टाइम उस हॉस्पिटल में 4 ऐसे पेशेंट आए, 4 ऐसे इमरजेंसी केसेस आए जहाँ पे उनको इमरजेंट, या हम कह सकते हैं बहुत ही जल्दी कुछ ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करवाने हैं, जैसे हो सकता है हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन। अब मुझे पता नहीं वेजिटेटिव स्टेट में ब्रेन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट अगर आप कोई और भी एग्जांपल ले लें तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 2 ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर के पास कि वो या तो इस पर्सन के सारे ऑर्गन्स हार्वेस्ट करे और इनको ट्रांसप्लांट कर दे, या फिर वो फोरगो करे इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को और दे मे डाई, ऑल दोज 4 पीपल मे डाई बिकॉज दे डोंट हैव दोज ऑर्गन्स इमीडिएटली टू गेट। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो क्या हम अपने नेचुरल लॉस को यूज़ कर सकते हैं कि मुझे बेसिकली इस बंदे को बचाना है, ये मेरे हाथ में है, ये इन लोगों का भी मेरे हाथ में है कि इनकी भी जान बचाई जा सकती है, बट मैं इसके लिए किसी और की जान नहीं लूँगा बिकॉज इट विल बी बैड। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम अप्लाई करते तो 4 लोगों की जान चली जा सकती। बट अगर कोई ऐसा करता है कि वो उस बंदे की जो ऑर्गन्स है उसको हार्वेस्ट करके ट्रांसप्लांट कर देता है एंड ही मे डाई, तो नेचुरल लॉ थियरी ऐसे केस में कैसे जस्टिफाई करेगी उस एक्शन को? तो नेचुरल लॉ थियरी क्या कहती है कि आपने डेफिनेटली उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है और दिया है to all those 4 people, so it is a good act. So people will ask now you are bending this your theory कि हमने इस बंदे को मरने दिया है, so how can it be good act? So थॉमस एक्विनास क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि definitely that person has died because of this action, but our intentions were not to kill him. हमारे इंटेंशंस जो है वो मैटर करते हैं कि अगर हमारे इंटेंशंस गुड है तो डेफिनेटली आवर एक्शन विल बी गुड। हमारा इंटेंशन कभी नहीं था कि इसको मारना है, हमारा इंटेंशन था इन्हें बचाना है, इन 4 लोगों को बचाना है। और जो कैजुअलिटी हुई है वो अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी हुई है कि इसको इस बंदे को मरना पड़ा। तो व्हाट वी कैन सी इज थॉमस एक्विनास इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इंटेंशन, बट क्लियरली यहाँ पे थोड़ा सा डेविएट हो जाता है नेचुरल थियरी, क्योंकि नेचुरल थियरी एक तरीके से एब्सोल्यूटिस्ट थियरी है, जो सही है वो सही है, गलत है गलत है। और जब हम इंटेंशन के बारे में बात करते हैं तो इंटेंशन हम लिंक करते हैं एंड गोल से। आपका इंटेंशन क्या था? बचाना था। सो यू आर थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट थियरी नहीं बनती, ये काफ़ी हद तक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थियरी बनती है। जैसे आपको पता होगा 2 तरह की थियरीज होती है, एक है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, दूसरी है डियोंटोलॉजिस्ट। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में मीन्स पे इतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना एंड पे दिया जाता है, कि आप मीन्स अगर गलत भी यूज़ करते हो बट आपके एंड सही है तो वो एक्शन सही है। और डियोंटोलॉजिस्ट में क्या किया जाता है, जो मीन्स है वो सही है होने चाहिए, आपका आउटपुट कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आपने एक्शन किया है उसका आउटपुट और कॉन्सिक्वेंस अगर बैड भी हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मीन्स हमेशा अच्छे रखने। तो ये थियरी भी थोड़ी बहुत कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थियरी पता चलती है। तो ये कुछ क्रिटिक्स है ऑफ थॉमस एक्विनास। इसके अलावा जो एक क्रिटिक हमने पहले ही बात की है कि रिलीजियस लोग तो ठीक है नेचुरल लॉ थियरी को मान लेंगे, बट जो अनरिलीजियस है या एथीस्ट है उनका क्या, या जो दूसरे रिलीजन से फॉलो करते हैं उनका क्या? तो उसके ऊपर थॉमस एक्विनास ने जवाब भी दिया है कि हाँ डेफिनेटली गॉड ने ये सारी चीज़ें नेचर में डाली है, बट एट द सेम टाइम यू डू नॉट हैव टू बिलीव इन वन गॉड और एनी गॉड। तो ये था हमारा थॉमस एक्विनास का जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन मोरालिटी एंड ऑल। तो इसको आप कोट कर सकते हो आपके आंसर्स में, एसेज में भी यूज़ कर सकते हो, इवन पॉलिटी में कहीं पे अगर आपको लॉ को डेफिनेशन देना है थोड़ा हटके तो आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर एथिक्स पर्सपेक्टिव। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारे पास जैसे कि आपको पता है प्रीलिम्स नज़दीक आ रही है और प्रीलिम्स की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेफिनेटली आप मेंस का कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो, बट ये जो पीरियड है उसमें आपको प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसका आप बेनिफिट ले सकते हो एंड यू कैन मेक योर प्रिपरेशन वेरी सॉलिड। तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है, आप देख सकते हो कि प्रीलिम्स करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, यानी यहाँ पे आपका करंट अफेयर जो है वो बहुत ही होलिस्टिकली कवर किया जाएगा फ्रॉम 1 जनवरी 2021। अराउंड 12 वीक का कोर्स है और 28 टेस्ट है, उसमें हाफ लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, स्टैटिक और पूरा करंट अफेयर्स का टेस्ट है।
तो अगर आपका करंट अफेयर्स नहीं हुआ है तो ये आपको हेल्प करेगा टू कलेक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू मे हैव मिस्ड। इसके अलावा हमारे पास एक थोड़ा होलिस्टिक मॉड्यूल भी है जिसमें जीएस प्लस करंट अफेयर्स करवाया जाता है और टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। तो अगर आपका जीएस भी आपको थोड़ा सा लग रहा है वीक है तो बहुत ही जल्दी बहुत ही रैपिडली इस चीज़ को आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास अगर आपको करंट अफेयर्स नहीं करना है, आप सिर्फ जीएस पे फोकस करना चाहते हो तो जीएस का भी क्रैश कोर्स है और कंप्लीट करंट अफेयर्स का भी कोर्स है। अगर आपको टेस्ट नहीं लेनी है, आपने पहले से ही कई टेस्ट ज्वाइन कर लिए, सो यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल्स एज वेल। तो बहुत ही अफोर्डेबल मॉड्यूल है, आपके प्रिपरेशन को बहुत ही सॉलिड कर देगा। So that's it from today's series. We'll meet in the next series. Till then, you keep studying, keep preparing और ethics को थोड़ा थोड़ा देखते रहिए ताकि आपको पाइल अप नहीं करना है at the end. So that's it from me today. Thank you, thanks and bye.